हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डिडक्शंस अंडर सेक्शन नंबर 10AA। अब ये जो सेक्शन है ये क्लियरली हमारे लिए बात करता है एसईजी यूनिट्स के बारे में कि एक स्पेशल डिडक्शन है जो कि एसईजी यूनिट्स को स्पेसिफिकली मिलती है कि कोई भी यूनिट अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डेवलप्ड है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल या फिर किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम, ये सारे काम अगर आपके किसी भी एसईजी में होते हैं, ठीक है, उस एसईजी का जो है आपको डिडक्शन मिलती है उसके प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगी? सबसे पहली बात तो उसका आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई ये करनी पड़ेगी कि 31 मार्च 2020 से पहले आपने उसका अप्रूवल लिया हो। ठीक है, और अप्रूवल लेके उसको स्टार्ट कर दिया हो आपने 31 मार्च 2021 से पहले। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या है कि आपने उसका अप्रूवल ले लिया था एसईजी यूनिट स्टार्ट करने के लिए बिफोर 2020 और एक्चुअल में कमेंसमेंट उसका हो गया है उसके एक साल के अंदर अंदर। तो भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एसईजी यूनिट्स हैं, दे आर एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन जो कि यहां पर आपको दी गई है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कौन सी ऐसी एसईजी यूनिट्स हैं जिनको ये डिडक्शन यहां पर अवेलेबल होगी? तो भाई सबसे पहली बात, अगर मैं एसईजी की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन यहां पर आती है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंडीशन और दूसरी हमारे पास आती है एसेट वाइज कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंडीशन की। ठीक है, सॉरी, एक तो आ गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंडीशन और एक आती है एसेट वाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज ये कहता है कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन यानी सॉरी जो नया एसईजी यूनिट आप डेवलप कर रहे हो वो किसी पुराने बिजनेस का स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपका यार ऑलरेडी एक, मान लो गुड़गांव में कोई आपने अपना काम कर रहे हो जहां से आप या प्रोडक्शन करते हो या सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको लगा कि यार एसईजी में जाते हैं वहां डिडक्शन दे रहे हैं वो। ठीक है, तो आपने उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया, आप एसईजी में लेके चले गए और आपने बोला लाउ डिडक्शन दे दो। ठीक है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन कर लिया कि भाई आप नॉर्मली किसी और नाम से अपना अपना आपके प्रमोटर सेम है, आपकी कंपनी सेम है, लेकिन किसी और नाम से एसईजी के अंडर घुस के आप काम करना चाह रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मना कर दिया गया कि आपका जो बिजनेस है वो स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए किसी और बिजनेस का, एग्जिस्टिंग बिजनेस का, या फिर वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का। ठीक है, अदरवाइज दैट विल गिव एन आइडिया कि भाई आप एक्चुअल में नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते एसईजी के अंदर, आप बस डिडक्शन लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात की भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए एक एक्सेप्शन है। यहां पर एक्सेप्शन आपके पास आती है सॉफ्टवेयर बिजनेस की। अब देखो एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, अब उसने डिसाइड किया कि चलो यार एसईजी में काम करना है। ठीक है, तो उन्होंने एसईजी का मन बना लिया। तो अब ये क्या करेंगे? देखो स्प्लिटअप या बेसिकली क्या होता है, स्प्लिटअप का मतलब ये होता है कि यार आप एक जगह से अपने एम्प्लॉइज को दूसरी जगह पे जाके रख दोगे कि आपका काम पहले गुड़गांव में था, अब आपको लगा कि एसईजी यूनिट में जाएंगे तो वहां पर एसईजी में यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएंगे तो वहां ज्यादा फायदा मिलेगा, टैक्स बचेगा हमारा, हमें डायरेक्शन मिलेगी, सब कुछ होगा, तो उसके लिए चलो वहां चलते हैं। चलो आप स्प्लिटअप कर रहे हो, हमने मान लिया। तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अप टू 50% ऑफ योर करंट वर्कफोर्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर वर्कफोर्स ही सब कुछ होता है। आपका एसेट क्या है? एक लैपटॉप लेके लोग बैठे होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो मेन जो आपका वर्कफोर्स है, मेन जो आपका एक तरह से एसेट है बिजनेस का, वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो आप अपना अप टू 50% ही मैन पावर जो है अपने ए ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो इन एसईजी। तो उसको स्प्लिट अप नहीं माना जाएगा और उसको एसईजी के अंदर आके आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जो डिडक्शन यहां पर मिलनी होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो आप नए हायर करोगे लोग, क्योंकि देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ए के पास जो काम था वो काम तो रहने ही वाला है। ठीक है, आप एक और ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो एसईजी, इसको एसईजी रेलिवेंट काम भी मिलेगा, तो आपको एम्प्लॉइज तो शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो दैट मींस कि आप नए लोग भी तो हायर करोगे।
तो उसके लिए मिनिमम एटलीस्ट आपके जो हायर करोगे वो जो एसईजी है उसके टोटल एम्प्लॉइज का 50% होना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट 50% की आपकी न्यू हायरिंग वहां पर होनी चाहिए, किसकी? एसईजी की। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, यहां से लेके ये पॉइंट एक साथ माना जाएगा, ठीक है। और यहां से लेके जो दूसरा पॉइंट है वो एक माना जाएगा कि यानी कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो एसईजी में, तो जो आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके 50% तक ही एम्प्लॉइज को आप एसईजी में भेज रहे हो, और जो नए हायर करोगे वो एसईजी के एटलीस्ट 50% आपके नई हायरिंग होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो स्प्लिट अप जो है, भले ही हमने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते हो, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये स्प्लिट अप भी कर सकते हो। दूसरे हमारी अब क्या आती है, वो आती है हमारी एसेट बेस। एसेट बेस में हमारे पास बात क्या होती है कि भाई जो प्लांट एंड मशीनरी आप लगाने वाले हो इंडस्ट्री लगाने के लिए एसईजी यूनिट के अंदर, वो जो है वो न्यू होनी चाहिए, वो पुरानी नहीं हो सकती, ठीक है। मेन बात यह कि वो नई मशीनरी होनी चाहिए, लेकिन पुरानी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ अप टू 20%, ठीक है। एट 20% तक का जो आपका प्लांट एंड मशीन, जितना भी प्लांट, यानी कि अगर आप मान लो 10 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हो, एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, अगर आप 10 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हो तो उसके अंदर से 2 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी आपके सेकेंड हैंड हो सकते हैं। 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर वो चीज इंपोर्टेड है तो भाई इंपोर्टेड चीज सेकंड हैंड हो सकती है, कोई बात नहीं, कि आपने प्लांट एंड मशीनरी बाहर से मंगवाए हैं तो वहां पर वो सेकंड हैंड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास एक्सेप्शंस हो गई दोनों पॉइंट्स की कि भाई एसईजी में ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितनी डिडक्शन मिलेगी वो देखने से पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन को डिडक्शन मिलेगी। पहले पहले नंबर पे बात क्या आती है कि आपको अप्रूवल मिल जाना चाहिए एसईजी यूनिट लगाने का 2020 से पहले, 31 मार्च 2020 से पहले। उसका कमेंसमेंट आपने कर दिया हो 31 मार्च 2021 से पहले। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होनी चाहिए? स्प्लिटअप नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। स्प्लिटअप हो सकता है अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और आप अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50% से कम ही एम्प्लॉइज लेकर जा रहे हो, और जो आप नए हायर करोगे क्योंकि आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में कम पड़ जाएंगे, तो वो नई एसईजी के एम्प्लॉइज के 50% से एटलीस्ट 50% नई हायरिंग होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन यानी अप टू से लेके एटलीस्ट तक 50% की यहां पर बात हो रही है। तो पहला पॉइंट आपका अप टू है, दूसरा पॉइंट आपका एटलीस्ट है। तो जब आप नई हायरिंग करोगे दैट शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ एसईजी, और जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे दैट शुड बी अप टू 50% ऑफ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? तो इन पॉइंट्स को यहां पर ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज में आपसे ये बातें पूछी जा सकती है, सीधा पूछ लेंगे कि यार एसईजी में ट्रांसफर करने के लिए हम एक स्प्लिट अप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन और हमने 100 एम्प्लॉइज में से 60 एम्प्लॉय वहां पे ट्रांसफर कर दिए, तो क्या उसको माना जाएगा? नहीं, उसके ऊपर एसईजी की डायरेक्शन वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे, वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने अप टू 50% की लिमिट में आप नहीं रहे। आपने जब अपने एम्प्लॉयज ट्रांसफर किए तो यू वेंट ओवरबोर्ड, आपने 60% एम्प्लॉयज वहां ट्रांसफर कर दिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एसईजी के अंदर तो आपके 50 एम्प्लॉइज थे और आपने नए एम्प्लॉइज जो हायर किए हैं वो सिर्फ 20 किए हैं, तो भाई 50% से कम आपने नए हायर किए हैं, तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वाली बात भी यहां पर हमने कर ली है, ओके। तो ये पॉइंट यहां पर क्लियर होता है। उसके बाद ये जो चीज है, हमने अब बिजनेस एंड पे पॉइंट देख लिया, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर का एक अलग से क्लैरिफिकेशंस भी पॉइंट बनते हैं कि मान लो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का क्या जरूरी है कि भाई वो इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होकर ही सॉफ्टवेयर बनाए और बाहर सेल करें? द आंसर इज नो, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो नेचर ऐसा है कि कभी कभी आपको क्लाइंट प्लेस पे जाके ऑन बोर्ड वहां पर काम करना पड़ सकता है, उनके वहां पर बिजनेस में जाके अपने सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज के लिए क्लैरिफाई किया गया है कि आप अगर एसईजी में बैठ के काम ना करके आप दूसरी कंट्री में उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हो, स्टिल उस सर्विसेज को एसईजी से ही प्रोवाइड कराया माना जाएगा, अगर वो आपकी जो मैन पावर है वो एसईजी से ही गई है तो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये बात भी क्लैरिफिकेशन में बात आती है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो ये तो हुई ऑर्गेनाइजेशन एंड की बातें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमें डिडक्शन मिलेगी किसके ऊपर? डिडक्शन मिलेगी हमें प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। और कौन सा प्रॉफिट? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। किस चीज के ऊपर मिलेगी डिडक्शंस? जो हमें मिलेगी
वो हमें मिलेगी प्रॉफिट्स पे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे। ठीक है, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट में अब क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट में एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट बनने के लिए सबसे पहली बात है कि आरबीआई ने यह बोला है कि भाई जो आपने बाहर सामान एक्सपोर्ट किया है उसका जो पैसा है वो एक टाइम के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, कि इस पॉइंट पे आपने अपनी चीज एक्सपोर्ट करी थी, यहां पर आपने चीज एक्सपोर्ट करी थी। ठीक है, तो अगर आरबीआई ने बोला है कि भाई इस पॉइंट तक ये एक्स वाई जेड कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स हो सकते हैं, तो उतने टाइम के अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर वो पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो अगर आरबीआई ने ऐसा बोला हुआ है तो वो जो टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर अगर फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव हो गया तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट वो बनेगा, अदरवाइज वो एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर आरबीआई ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो 6 मंथ्स की टाइम लिमिट है आपके पास, तो आपके पास 6 मंथ्स की मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये पैसा वहां से इंडिया के अंदर लेके आना है फॉरेन करेंसी में, ताकि वो उस टर्नओवर का पार्ट बने और अब आपको उस टर्नओवर के बेसिस पे डिडक्शन मिल सके आपके प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर बात हो गई। ठीक है, तो भाई यहां पर सबसे पहली बात तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि भाई आपको फॉरेन करेंसी में बाहर से पैसा इंडिया में रिसीव करना है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी बात ये होती है कि मान लो देर आर सम सर्कमस्टांसेस कि आप इंडिया में पैसा रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आरबीआई की परमिशन से आप बाहर कंट्री के अंदर एक अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, उस अकाउंट के अंदर आप पैसा रख सकते हो, तो उस पैसे को एज गुड एज इंडिया में मंगवाया है ये माना जा सकता है। कंडीशन क्या है कि आरबीआई की परमिशन से। ऐसे ही एवं ही आपने कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लिया, उसमें पैसा डाल लिया, वहीं की वहीं बाहर ही रख लिया, तो उसको नहीं मानेंगे। यहां पर आरबीआई की परमिशन से एक अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट में अगर आप बाहर की इनकम को वहीं की वहीं रख रहे हो तो इट इज एज गुड एज कि आपने इंडिया में मंगवा लिया, तो उसको मान लिया जाएगा, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट टर्न ओवर। ठीक है, अब इस चीज की रेलिवेंस क्यों है? ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर की रेलिवेंस क्यों है इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डिडक्शन के अंदर डिडक्शन मिलेगी कितनी। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो देखा जाए, अमाउंट ऑफ डिडक्शन हम देखने वाले हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, देखो, आपने जब एसईजी यूनिट लगाई तो भाई पहले 5 साल आपका 100% ऑफ, देखो फर्स्ट 5 इयर्स आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा? इट विल बी प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर पीजीबीपी। ठीक है, सेकेंड अगले 5 साल तक, हम 5 5 सालों में ही बात करने वाले हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स 50% आपको मिलेगा ऑफ अगेन एक्सपोर्ट प्रॉफिट। उसके बाद भी 50% ही मिलेगा नेक्स्ट 5 इयर्स भी, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन आपके पास आ जाएगी कि भाई सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट नहीं, हाँ 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट तो होगा ही होगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बट एक कंडीशन और जुड़ जाएगी, और यहां पर और लग गया, यहां पर एक रिजर्व बनाने को कहा जाएगा आपको। ठीक है, अपने प्रॉफिट से आपको एक रिजर्व बनाने को कहा जाएगा, उस रिजर्व का नाम होगा एसईजी री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है, एसईजी री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली क्या होने वाला है कि भाई 50% ऑफ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि उतनी ही अमाउंट का आपने एसईजी री इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाया है। दैट मींस इन दोनों में से ये दोनों अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद विच एवर इज लोअर जो आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल, ये वाली एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, और आपके ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट हैं और उसमें से आपको ये डिडक्शंस यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है इस डिडक्शन के लिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा।
ठीक है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा। उससे पहले चलो देखते हैं कि आपको मिलेगी किस मैनर में। देखो, पीजीबीपी इनकम जो है ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजी, ठीक है, जो यूनिट है एसईजी में, उसका देखो डोमेस्टिक भी आपका काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर का ही काम करेगी सारा का सारा, डोमेस्टिक काम भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो टोटल जो पीजीबीपी है उस यूनिट का, वो यहां पर आएगा, जो आपका पीजीबीपी हेड के अंदर जैसे हम इनकम कंप्यूट करते हैं उसी तरीके से कंप्यूट किया गया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर, जो कि हमने ऊपर बात करी कि भाई जितना पैसा आपका फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ चुका है वो, या फिर सेपरेट अकाउंट आरबीआई की मर्जी से वहां रखा है वो, तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट आपके पास एक्सपोर्ट टर्नओवर आ गया आपका, और डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है कि टोटल टर्नओवर में से जितनी आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसके प्रपोर्शन में पूरे के पूरे प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा 100%। तो भाई यहां पर इस तरीके से ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है। तो अब यहां पर जो पीजीबीपी का प्रॉफिट आएगा आपका, ठीक है, तो उसके लिए वो तो देखो आपका नॉर्मल आपका पीजीबीपी हेड के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये अमाउंट्स क्या होने वाली हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये जो दो अमाउंट्स है, ये दो अमाउंट्स क्या होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होगी। एक्सपोर्ट टर्नओवर, सबसे बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दी कि भाई हम सिर्फ इन दो चीजों की बात कर रहे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हुआ है या फिर सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा गया है एज पर परमिशन ऑफ आरबीआई। तो ये तो इसके बारे में तो हम दोबारा दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसी को लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो टर्नओवर का पार्ट नहीं मानी जाएगी, बट वो टर्नओवर में हो सकती है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, तो भाई सबसे पहली बात तो जो हमने ऊपर निकाली वही आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये ले लो बेस, ठीक है, ये आ गया यहां पर हमारे पास बेस। उसके बाद उसमें से आपको क्या माइनस करना है, सबसे पहली बात तो फ्रेट, ठीक है, जो फ्रेट आपका खर्चा अगर आपने टर्नओवर में इंक्लूड कर रखा है तो उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इसके अलावा कोई जो मैं चीजें यहां पर लिख रहा हूं उसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है जो आपको यहां पर माइनस करना है। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर भेजने के लिए आपने जैसे मान लो इंश्योरेंस करवा रखा है, या फिर और अदर एक्सपेंसेस हो गए इससे रिलेटेड, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये जो है टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, इनको हम माइनस करके चलेंगे। उसके अलावा ये तो एक्सपेंसेस है, जो टर्न एक्सपेंसेस क्या एक तरह से कॉस्ट का पार्ट है, जो गुड्स आप बाहर भेज रहे हो उसकी कॉस्टिंग में जो चीजें ऐड होंगी ये वो चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप की इनकम्स भी हो सकती हैं जो इस टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगी। अब वो इनकम क्या है उसको मैं ग्रीन करके लगता हूं कि वो इनकम वाली चीजें हैं, तो आपको अलग से याद रखनी है। तो सबसे पहली बात तो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, कि भाई आपको बिजनेस रन करने के लिए किसी और एक्ट के अंडर कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से आपकी इनकम में आता है। तो जो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट कि कहने को आपकी इनकम है बट टर्नओवर का हिस्सा उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंसेस, ये पीजीबीपी का ही पार्ट बनता है, लेकिन इस केस में देखो डायरेक्टली एक्सपोर्ट से मतलब वो चीज नहीं है कि आप एक्सपोर्ट में बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे जो पैसा कमा रहे हो, ठीक है, उस चीज को ही यहां पर माना जाएगा। तो यहां पर उसी चीज का आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगी, उससे ज्यादा के प्रपोर्शन में नहीं मिलेगी। तो ये एक्सपोर्ट वाली इनकम नहीं है आपकी एज सच प्रोडक्ट बेच के, ये अलग इनकम्स हैं। तो इसके प्रपोर्शन में इन इनकम्स के प्रपोर्शन में आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, ये लॉ यहां पर कहना चाह रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, ये एक तरह से आपने एक गवर्नमेंट से राइट लिया होता है जिसको आप किसी और को भी सेल कर सकते हो। तो वो अगर बेचा है और उससे आपने जो पैसा कमाया है दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट। तो इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगी ये आपकी अमाउंट है जिसको हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो भाई ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं टोटल टर्नओवर को। तो टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं
तो भाई ये सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसी को कन्वर्ट कर दूं टोटल टर्नओवर के अंदर, तो ये सब सेम है यहां पर। तो ये ही आपकी टोटल टर्नओवर यहां पर ले ली हमने, ठीक है। इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। एक चीज जो एडिशनली ऐड रहेगी, तो जैसा कि हमने यहां पर बात की थी, एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते हुए जो हमने इन दो टर्नओवर्स को कंसीडर किया था, बस इसमें टोटल टर्नओवर में इसके अलावा भी सारी आ जाएगी, कि जो फॉरेन करेंसी में अभी रिसीव नहीं हुई है वो भी आपका यहां पर टोटल टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। नॉट रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, नॉट रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। तो यहां पर यहां पर एक डिफरेंस आपका यहां पर आ जाता है। उसके अलावा देखो, मैं चाहता तो आपको अलग लिख के दिखा देता, बट टू मेक श्योर कि आपको याद रहे कि बाकी चीजें देखो सेम है। टोटल टर्नओवर में भी ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट में भी ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर ये चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी आपकी, जहां पर कि देखो, एक एक लॉजिकल सी बात है ना, कि ये जो चीजें हैं इसको लॉ ने मना किया है कि ये एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं मानी जाएगी, बट टर्नओवर तो मानी जाएगी ना। तो टोटल टर्नओवर का तो ये पार्ट बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया नीचे। अब ये जो टोटल निकाला हमने, इसको हम यहां पर टोटल टर्नओवर की जगह पे पुट कर देंगे, और प्रॉफिट जो है वो आपका पीजीबीपी की तरह कंप्यूट होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है पूरी की पूरी कैलकुलेशंस। तो एग्जाम्स के अंदर देखो, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर ये सारी आइटम्स दी होंगी आपको, ठीक है। ये सारी आइटम्स दी होंगी, तो आपको मेक श्योर करना है कि इन सारी आइटम्स को आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी माइनस करना है और टोटल टर्नओवर में से भी माइनस करना है। और एक चीज का बस ये ध्यान रखना है कि भाई जो रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी एंड नॉट रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, उन चीज को आपको कैसे ट्रीट करना है ये आप समझ गए हो, कि एक्सपोर्ट सिर्फ वही बनेगी जो फॉरेन करेंसी में आई है, और टोटल में फॉरेन करेंसी में नहीं भी आई तब भी वो टर्नओवर तो है ही। आपको एक बेसिक लॉजिक लगाना है, आप उसको टर्नओवर से तो नहीं बाहर निकाल सकते ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर से बाहर निकाल सकते हो बस, ठीक है। मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज मोस्ट रेलिवेंट। एग्जाम में गलतियां इसी पॉइंट के अंदर होती है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो भाई ये चीजें हो गई यहां पर, क्लैरिफिकेशन हमने देख ली है, ठीक है। ये वाला पॉइंट देख लिया हमने, कितना निकालना है ये देख लिया। हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया है कि एसईजी री इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है, ठीक है, ये क्यों बनाया है, ठीक है, कि आप जो है एसईजी के अंदर री इन्वेस्टमेंट करोगे। तो यहां एक चीज आप समझ लो कि जो आपने ये रिजर्व बनाया है, इस रिजर्व से आपको री इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने री इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो इस एक प्रीवियस ईयर के अंदर ये री इन्वेस्टमेंट की गई, ठीक है। उसके बाद पहला प्रीवियस ईयर जाएगा, दूसरा प्रीवियस ईयर जाएगा, और तीसरा जाएगा। अगर तीसरे तक आपने इसको कैपिटल की तरह, यानी कि कोई एसेट खरीदने में आपने यूज नहीं किया और एसेट खरीद के उसको पुट टू यूज नहीं किया, तो भाई जितना आपने रिजर्व बनाया था और जितना उसका डिडक्शन लिया था, तो दैट विल बी आपका अगेन टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, ठीक है। तो अगर आपने पुट टू यूज नहीं किया तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीबीपी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर आपके लिए, जिसका आपको मेक श्योर। और अगर मिसट्रीट भी होता है, अगर मान लो इन हम 3 सालों का वेट नहीं कर रहे, ठीक है, मान लो पहले साल ही आपने हमने बोला है कि भाई आपको प्लांट एंड मशीनरी या कोई एसेट के लिए यूज करना है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लिया, तो क्या हुआ, एक तरह से ये आपका मिसट्रीट किया है आपने इसको। तो जैसे ही वो मिसट्रीट हुआ है, तुरंत वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपने 3 साल तक, हम वेट करेंगे, अगर आपने 3 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो भी वो आपका पीजीबीपी के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये है रिजर्व की इंपॉर्टेंस। तो भाई देखो, हमने 3 पार्ट्स में ये चैप्टर किया। पहली चीज तो इसके अंदर क्या है कि भाई एसईजी किस किस ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, एलिजिबल कब कब हो गए आप, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे कि भाई एक्सपोर्ट टर्नओवर की बात हो रही, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर होती क्या है, हमने ये देख लिया। डिडक्शन कितनी मिलेगी, हमने ये देख लिया। एक्सपोर्ट टर्नओवर का ये जो फॉर्मूला है, हमने ये समझ लिया। इस फॉर्मूले के हर एलिमेंट को हमने देख लिया कि किस एलिमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब उसके बाद एक बहुत ही रेलिवेंट केस लो आता है आपका, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के का, कॉग्निजेंट
कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि भाई मान लो आपने जो बाहर से फॉरेन करेंसी मंगवानी है, ठीक है, तो जो पैसा आना है उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी तो हो सकता है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन का जो गेन है या जो लॉस है फॉरेन एक्सचेंज का, तो जब आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे होगे, एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाल रहे होगे, तो हो सकता है जिस पॉइंट पे आपने सेल की, ठीक है, उस पॉइंट पे आपका जो रुपये की वैल्यू थी, वो मतलब जो आपको पैसा मिलने वाला था वो आपको कम मिलने वाला था, लेकिन बाद में आपका जो रुपये की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो गई अगेंस्ट डॉलर, तो उस केस में आपको गेन हो रहा है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज में कुछ गेन हो रहा है। तो क्या वो गेन के अगेंस्ट भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? तो द आंसर इज यस, क्योंकि ये जो गेन है ये आपका एक्सपोर्ट की वजह से ही तो है। अगर आप एक्सपोर्ट ना कर रहे होते तो ये गेन भी ना होता, तो इसको भी एक्सपोर्ट का ही प्रॉफिट माना जाएगा और इस प्रॉफिट के अगेंस्ट भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का केस लॉ ये बात बोलता है। एमसीक्यू में ये चीज पूछी जा सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाई एक एक पूरा का पूरा टॉपिक हमने ना देखो पूरा डिटेल में समझा है, एक एक चीज हमने लिख के करी है यहां पर। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।